Hello students, welcome to all and another session of chemistry class. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर है मोल कंसेप्ट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर का टाइटल है मोल कंसेप्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो टॉपिक याद होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन कुछ लॉस को फुलफिल करते हुए ही कंप्लीट होती है। किन लॉस को फुलफिल कर रही है कोई केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अल्टीमेटली रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड हमने बात की थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। मींस जब कभी भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइंड होंगे तो ही वो कंपाउंड बनेगा। अगर रेशियो बाय मास आपने चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। थर्ड हमने बात की थी लॉ ऑफ डिफाइनाइट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। थर्ड लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर दो एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो जो सेकेंड एलिमेंट का मास जिस फिक्स्ड रेशियो बाय मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट से कंबाइन करेगा, सेकेंड एलिमेंट का मास जो रेशियो होगा वो भी एक फिक्स्ड रेशियो ही होता है। इसके बाद हमने बात की थी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। हमने गैल-यूज़ेक लॉ को भी पढ़ा था और हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को भी डिस्कस किया है। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं केमिकल रिएक्शन का आपको देता हूं। अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ले रहे हैं नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव यू अमोनिया। एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है। ये केमिकल चेंज है जिसका वर्ड सिंबल में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही है या नहीं? अभी चेक करते हैं। देखो, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन N2 का मोलर मास कितना होता है? इट इज 28 ग्राम पर मोल। ओके, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? इट इज 2 ग्राम पर मोल। और अगर मैं इस NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास में 17 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई एम एक्सपेक्टिंग ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब आप ये बात देखिए कि क्या सच में 28 + 2 इज इक्वल टू 17 होता है? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज का, क्या ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है? क्या? नहीं कर रहा। तो क्या करें? क्या हम ऐसा इस रिप्रेजेंटेशन में चेंज करें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करें? हम करेंगे रिएक्शन की बैलेंसिंग, और यही हमारा आज की क्लास का टॉपिक है। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट,
मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग की नीड बता दी है। बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है? टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर उस रिप्रेजेंटेशन में आप ये चाहते हो कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता हुआ रिप्रेजेंट हो, तो हमें उसकी बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। क्लियर? समझ में आ गई ये बात सभी को? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि क्या नीड है बैलेंसिंग की, अब हम बात करेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 हम हर एक मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास विजुअल मेथड। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है विजुअल मेथड। व्हाट इज मीन बाय विजुअल मेथड? एक रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोजन ने रिएक्शन की है क्लोरीन गैस के साथ में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। इट इज HCl। हाइड्रोजन गैस ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी है। अगर आप ये चाहते हो कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, उसे फुलफिल करे, तो उसको फुलफिल करने का एक तरीका ये है कि रिएक्टेंट में जितने भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के, उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम अवेलेबल हैं। देखो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी सब्सटेंसेस है दे ऑल आर रिएक्टेंट। एरो के राइट हैंड साइड जितने भी सब्सटेंसेस है दे ऑल आर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 1 एटम अवेलेबल है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट में क्लोरीन के 2 एटम अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट में क्लोरीन का 1 एटम अवेलेबल है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर 2 प्लेस कर देता हूँ, देखो इसका 2 यहाँ पर 1, इसका 2 यहाँ पर 1, तो मैं अगर यहाँ पर 2 डिजिट प्लेस कर देता हूँ तो क्या अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है? बिल्कुल हो गई है। हमने क्या किया, सिर्फ विजुअल करके पता लगा लिया, देख करके पता लगा लिया कि कौन सा सूटेबल नंबर इस रिएक्ट प्रोडक्ट के पास बाहर रखने से हमें हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही है। अब क्या यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन एटम हैं? बिल्कुल है, हाइड्रोजन के रिएक्शन बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही एटम है स्टूडेंट, है ना। क्या रिएक्शन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस है? नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 है तो क्यों ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 रख दें। अब देखो, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है? बिल्कुल, यहाँ पर भी 2 एटम है, 2 × H2O, यहाँ पर भी 2 एटम है ऑक्सीजन के। लेकिन अब एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। क्या प्रॉब्लम जनरेट हो गई है कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया H2O को, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम 4 हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही हैं। हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 नंबर यहाँ प्लेस कर दूंगा, देन अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। तो कई बार हम लोग सिर्फ रिएक्शन को देख करके ये पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हैं, हर एलिमेंट के
उतने ही नंबर ऑफ एटम उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। स्टूडेंट, बैलेंसिंग के लिए सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, डू नॉट चेंज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। जब कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान रखिए। हमें करना क्या है, ओनली प्लेस अ सुटेबल कोएफिशिएंट along with सब्सटेंस के साथ में आप उस सिर्फ एक सूटेबल कॉफिशेंट, जैसे मैंने यहाँ पर 2 प्लस किया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन के साथ सूटेबल 2 है, H2O के साथ भी सूटेबल 2 है, ये सूटेबल कॉफिशेंट है इन सब्सटेंसेस के। क्लियर? तो ये आपको करना होता है। चाहे ये विजुअल मेथड के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ये जो भी हम मेथड पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग से, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़े। तो ये तो था हमारे पास मेथड, विजुअल मेथड। बट स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो विजुअल मेथड है, जो रिएक्शन कम सब्सटेंसेस मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है, उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो ज़्यादा हो जाएंगे तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? उस केस में हम लोग मेथड जो अप्लाई करने वाले हैं वो मेथड हो जाएगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, सेकंड जो मेथड हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? नंबर रखो, देखो सूटेबल है या नहीं, हटा लो। दूसरा नंबर रखो, देखिए सूटेबल है या नहीं, सूटेबल है तो वहीं रहने दो, नहीं तो उसको रिप्लेस कर दो। क्लियर? दैट इज हिट एंड ट्रायल। मतलब हम ट्राई करते जा रहे हैं अलग अलग नंबर के कंपाउंड को साथ में प्लेस करके। क्लियर? अब कैसे ये करना है, क्या हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें? स्टूडेंट, ये हमारे पास में 10th NCERT में गिवन मेथड है। ये जो मेथड है ये 10th NCERT में एक्सप्लेन्ड मेथड है, और जो एग्जाम्पल वहाँ लिया गया है उसी के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, व्हेनेवर रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, not oxygen, whenever red hot iron react with steam of water, they will provide you iron oxide Fe3O4 plus hydrogen gas will displaced. ओके, हमारे पास ये जो आयरन है ये रेड हॉट है, बहुत लाल सुर्ख हमने इसको गर्म किया हुआ है, और ये जो वाटर है ये स्टीम की फॉर्म में है। जब कभी भी रेड हॉट आयरन स्टीम से रिएक्शन करेगा तो आपके पास Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। स्टूडेंट प्लीज़ ऑब्जर्व केयरफुली, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। कैसे पता चला? हम एक ऑब्जर्वेशन करें। चलिए, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हर एलिमेंट के लिए, कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हर एलिमेंट रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है। जैसे कि मैं बात करूँ आयरन के बारे में, सेकंड हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, थर्ड हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, टेबल बनाना शुरू करें। जैसे कि नंबर ऑफ दीज एलिमेंट, यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम में लिखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एलिमेंट
की क्वांटिटी कितनी है, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में उस नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस एलिमेंट के, ऐसे लिख लो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। देखिए आयरन के कितने एटम है रिएक्टेंट में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी सब्सटेंसेस है दे ऑल आर रिएक्टेंट, ठीक है। तो आयरन के टोटल रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट साइड। एरो के राइट हैंड साइड जितने भी सब्सटेंसेस हैं दे ऑल आर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, दैट इज 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इट्स 2, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं, ये भी हमारे पास 2 ही हैं। ओके, अगर बात की जाए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम 4 है। इस टेबल को देख करके हमें पता चल लग गया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन ही बैलेंस हो जाएगी, तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना है। स्टूडेंट, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन जनरेट हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस एलिमेंट के एटम को बैलेंस कीजिए जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। क्लियर? इस तरह के टेबल में ऑब्जर्व कीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जो बैलेंस करना है। इस केस में हमारे पास बन जाता है आयरन। यहाँ पर 3 है, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 नंबर इंसर्ट कर दूँ Fe के आगे, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर आयरन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो, आयरन के रेस्पेक्ट में अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3Fe प्लस H2O दैट विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आयरन बैलेंस हो गया, ये हम लोगों ने बैलेंस ऑलरेडी कर दिया है। अब बच जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन तो देख करके ही पता चल रहा है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को आप बैलेंस करना चाहते हो तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम की क्वांटिटी 4 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन एटम की क्वांटिटी 1 है, तो क्यों ना हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, जैसे ही हम रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन आयरन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस्ड ऐसे हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O दैट विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। हाँ या नहीं? समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपको अभी तक समझ में आ गया है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक प्रॉब्लम और जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई कि मुझे रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो, हाँ या नहीं? तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 हो गया है, प्रोडक्ट में 2 ही है। तो हम क्या करें, क्यों ना प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन 2 फॉर्म में है उसको मल्टीपल 4 कर दें। क्या वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही रिएक्शन अगर हम आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस करके लिखें तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O दैट विल गिव यू
Fe3O4 प्लस 4H2। स्टूडेंट प्लीज लुक एट केयरफुली, क्या यहाँ पर ये जो बैलेंस रिएक्शन हम कह रहे हैं, ये तीनों ही एलिमेंट आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों के ही रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गई है? आराम से देख लीजिए, बिल्कुल 3 इज इक्वल टू 3 बैलेंस्ड है, 8 इज इक्वल टू 8 बैलेंस्ड है, 4 इज इक्वल टू 4 बैलेंस्ड है। इसका मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन तीनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये हमारे पास में है हिट एंड ट्रायल मेथड। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गई है ये बात? चलिए, अगर आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड की ये वाली बात समझ में आ गई है तो अब हम थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक और मेथड भी है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कह देते हैं एल्जेब्रिक मेथड। स्टूडेंट, आप एक बात हम मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा पढ़ी है? मैथमेटिक्स में जो एल्जेब्रा हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम करते क्या हैं? उसमें हम करते ये हैं कि कुछ नोन क्वांटिटी आपको दी हुई होती है और कुछ अननोन वेरिएबल्स आपको दिए गए होते हैं। नोन क्वांटिटी की हेल्प से आपको अननोन और वेरिएबल क्वांटिटी जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यही होता है, यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो थर्ड मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो थर्ड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये इजी भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको लगेगी इसमें, बट ये इजी भी है और क्विकली इससे रिजल्ट एक्यूरेट निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि एल्जेब्रा में होता क्या है। कुछ नोन क्वांटिटी हैं जिनको यूज़ करके मुझे अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल नंबर ऑफ एटम तो पता है, लेकिन पूरी रिएक्शन के अंदर वो मॉलिक्यूल कितने कंज्यूम हो रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है ब्यूटेन के बर्निंग की। C4H10 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहां पे हो क्या रहा है, इस रिएक्शन को देख करके मुझे पता लग रहा है कि ये बैलेंस तो नहीं है। क्यों नहीं है? रिएक्टेंट में 4 कार्बन एटम हैं, प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम है, बैलेंस नहीं है ना? ओके। रिएक्टेंट में 10 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम है, बैलेंस्ड है? नहीं है। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3। कैसे? 2 CO2 में और 1 वाटर मॉलिक्यूल में। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन एटम। ये केमिकल रिएक्शन तीनों ही एलिमेंट के लिए बैलेंस्ड नहीं है। क्या करें? हम लगाने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड। स्टूडेंट, क्या चीज आपको यहां पर पता है? आपको पता है कि सब्सटेंसेस के एटम कितने हैं, नोन है, उन्हें तो बैलेंस करना है। क्या पता नहीं है? आपको ये नहीं पता कि क्या नंबर हम इन मॉलिक्यूल फॉर्मूला के आगे इंसर्ट करें जिनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए। तो मैंने उन वेरिएबल को मान लिया, इट इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। ठीक है, मैंने ब्यूटेन के आगे लिखा स्मॉल a कॉफिशिएंट, ऑक्सीजन के आगे b कॉफिशिएंट, CO2 के आगे C कॉफिशिएंट और वाटर मॉलिक्यूल के आगे D कॉफिशिएंट। हमें इन A, B, C और D कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किन्हें यूज करते हुए? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो हमें इस रिएक्शन में
दिए गए हैं। अब स्टूडेंट, अगर ये रिएक्शन, एक बात आप मुझे बताएं, अगर ये रिएक्शन कार्बन के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो जाएगी, अगर ये रिएक्शन कार्बन के रेस्पेक्ट में बैलेंस्ड हो जाएगी, तो क्या 4A इज इक्वल टू C हो जाएगा? ये स्मॉल c है, कैपिटल नहीं है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, स्मॉल c हो जाएगा। देखो, A की हम कोई ऐसी वैल्यू यहां पर रखने वाले हैं और C की हम कोई ऐसी वैल्यू रखने वाले हैं कि ब्यूटेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है और CO2 के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को ही आपको चेंज करना है क्योंकि ये वेरिएबल है कार्बन के रेस्पेक्ट में। चलो, अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आपसे बात करूं तो हमारे पास क्या रिएक्शन ऐसे बन सकती है, 10A। अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बैलेंस होगा तो रिएक्शन कैसे बनेगी, 10A मस्ट बी इक्वल टू 2D। क्लियर? 10A मस्ट बी इक्वल टू 2D, नॉट दिस वन, दिस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें 2D। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो रिएक्शन बैलेंस बनेगी 2B मस्ट बी इक्वल टू 2C प्लस D। इज दिस क्लियर? मैंने नंबर ऑफ एटम जो मुझे पता है उनको यूज करके इन कॉफिशिएंट वेरिएबल कॉफिशिएंट की वैल्यू की इक्वेशन बना ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हमने अज्यूम किया A इज इक्वल टू 1। हमने क्या अज्यूम किया, A इज इक्वल टू 1। आप किसी भी एक कॉफिशिएंट को जो इन तीन इक्वेशन में दिया गया है उसको 1 मान लो, 0 नहीं मानेंगे। हमें मिनिमम वैल्यू जो होगी किसी सब्सटेंस में एलिमेंट की उसको 1 ही हो सकती है, तो हमने 1 मान लिया। ठीक है, जैसे ही हमने A इज इक्वल टू 1 माना, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास C इज इक्वल टू 4 आ जाता है, C इज इक्वल टू 4 आ जाता है फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं A इज इक्वल टू 1 यहां रख देता हूं तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2D, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इज इक्वल टू D, इट इज फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 अगर मैं इसे लिख देता हूं तो सेकंड इक्वेशन से मेरे पास में D की वैल्यू 5 आ जाएगी, C की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1। स्टूडेंट ये देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैं C और D की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5। ये कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू 13/2। B कितना हो जाएगा हमारे पास में 13/2। अब यहां पर देखिए मेरे पास में A, B, C और D, मुझे 4 ही कॉफिशिएंट चाहिए थे, चारों कॉफिशिएंट की वैल्यू मुझे मिल गई। क्या इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए देखते हैं। अगर A इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इट इज C4H10। अगर B इज इक्वल टू 13/2 रखते हैं तो 13/2 मल्टीप्लाई O2, दैट विल गिव यू, C की वैल्यू है 4, इट इज CO2 प्लस D की वैल्यू है 5, हियर वी आर हैविंग H2O। इज दिस क्लियर? क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है? हो तो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। क्या? कि ये जो 13/2 है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 6.5 है। 13/2 की वैल्यू की होती है 6.5। स्टूडेंट 6 तो हमें समझ में आता है, कंप्लीट वैल्यू है, 0.5 कैसे है? क्या कोई मॉलिक्यूल हाफ फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में
जो भी वैल्यू है उससे पूरी रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो मीन्स 2C4H10 प्लस 13O2 दैट विल गिव यू 8CO2 प्लस 10H2O। स्टूडेंट नाउ यू कैन लुक एट केयरफुली, जो भी हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर है बात? तो ये था हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। स्टूडेंट आज की क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। इसके 3 मेथड देखे, एक था विजुअल मेथड, सेकंड है हिट एंड ट्रायल मेथड, थर्ड है एल्जेब्रिक मेथड। बैलेंसिंग हम कर रहे हैं रिएक्शन की ताकि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर सके। और ये बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए बहुत काम आएगा मोल कंसेप्ट को समझने में। हम ये टॉपिक करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।